कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा होती है। आज तक मैंने गेम चेंजर्स का बहुत इंटरव्यू किया। आज मैं एक चेंज मेकर्स का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ इस लाइव, क्योंकि मैं लाइव ऐसे इंटरव्यू में बैठा नहीं। पर आज जो शख्स हमारे साथ हैं डॉक्टर बसंत गोयल, ये फाउंडर हैं गोयल मेडिकोज के और बहुत सारी फार्मा कंपनियां भी चलाते हैं। इसके साथ साथ इनका परिचय बिजनेसमैन के तहत नहीं, एक समाज सेवी के तहत भी है। तो मैं चाहूँगा जरूर एक बार ताली बजाएं इस सेशन के चालू करने से पहले, क्योंकि हमारे बीच में आज चेंज मेकर बैठे हैं। तो डॉक्टर गोयल, आपसे मैं शुरुआत करूं। मैं समझना चाहता हूं कि 8 साल की उम्र से ही एक बच्चा जो दादाजी की मेडिकल की शॉप में बैठना चालू किया, आज इतना बड़ा साम्राज्य, 100 करोड़ का टर्नओवर और लगभग 6 ब्रांचेस और इतनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी। आप इस सफर को कैसे देखते हैं? यूपी से शुरुआत होकर दिल्ली तक आना, 30 साल से आप दिल्ली में बैठे हैं, इसके बारे में आप जरूर बताएं। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जेसी साहब को, मनोज जी को, जिन्होंने भारत 24 में मुझे बुलाया। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं भारत 24 के लिए कहना चाहता हूं कि वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं और उन लोगों से प्रेरणा दिलवाते हैं, जिसमें जेसी साहब और हमारे मनोज जी अहम भूमिका निभाते हैं, जहां चुन चुन के ये भारत देश से अलग अलग लोगों को लेके आते हैं और लोगों के प्लेटफॉर्म को लोगों के बीच में लेके आते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेरणा दिलवाते हैं। तो जहां मनोज जी ने मेरे से पूछा कि मेरी जर्नी 8 साल से शुरू हुई, यूपी से दिल्ली तक पहुंची, तो मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो पार्ट देना चाहूंगा। आई एम डॉक्टर बसंत गोयल। आई हैड डन PhD फ्रॉम US इन 3 सब्जेक्ट्स, 1 इन मेडिसिन, 1 इन डायबिटीज and 1 in pharmaceutical। उसके अलावा 68 ईयर्स पहले गोयल मेडिकोज शुरू हुआ यूपी की एक बहुत छोटी सी जगह से, मेरठ डिस्ट्रिक्ट के सरूरपुर गांव से, जहां मेरे ग्रैंडपा बैठा करते थे। मैं जब 8 साल का था, आज चाहे मैं फार्मेसी में जितनी भी क्वालिफिकेशन, चाहे डिप्लोमा है, डिग्री है, मास्टर है, सब कुछ मैंने किया, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक जहन में था कि मैं जब 8 साल का बहुत छोटा एक बच्चा जब कंचे खेला करता है, तब मैं इस प्रोफेशन में आया। और कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी थी इस प्रोफेशन को इतना आगे ले जाने के लिए कि हम इसको कहीं ना कहीं भारत देश में, तो भारत देश से बाहर भी कहीं ना कहीं अपने इस गोयल मेडिकोज को, इस छोटी सी ब्रांच को एस्टेब्लिश करें। तो एक अंदर से पैशन था, बहुत छोटा था, ग्रैंडपा का इंस्पिरेशन था। मेरे फादर बेसिकली प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, वो प्रिंसिपल थे उस टाइम में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। मेरी मदर भी मेरे साथ बैठा करती, ऐसा नहीं कि मेरी मदर भी नहीं बैठ, मेरी मदर भी इसी प्रोफेशन में बैठा करती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे जिम्मेदारियां मेरे पर आती रही, ऐसे ऐसे चीजें बदलती रही। और मेरा विजन हमेशा यही रहा कि ये प्रोफेशन नहीं है, मानवता को सर्व करना है। ये बचपन से एक दिमाग में थी बात कि मानवता को आगे लेके जाना है, प्रोफेशन को भी अचीव करना है, जो परमपिता परमेश्वर ने और जेसी सर ने और जितने लोग यहां बैठे हुए हैं उनके कहीं ना कहीं विशेष और आशीर्वाद से किसी ना किसी लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जब मैंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो मेरे दिल में एक ही बात रही, अब दूसरा लक्ष्य है, वो है मानवता। तो अब धीरे धीरे जर्नी जो पहुंच रही है वो मानवता की तरफ पहुंच रही है। मनोज भाई का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। मैं मानवता पे आपके सवाल पे आऊंगा, क्योंकि जरूरी ये था समझना, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, यूथ भी बैठा हुआ है हमारा, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन आए हुए हैं जगह जगह से। आज इंडिया के दिल्ली में जब हम एकत्रित हैं विकसित भारत की बात करने के लिए, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 8 साल से शुरू हुई ये जर्नी, जब 8 साल के थे, अब 8 साल में तो आदमी को, बच्चे को पता भी नहीं होता है कि करना क्या है। आज भी लोग 20-22 साल में स्ट्रगल कर रहे हैं कि लाइफ में आगे जाना कहाँ है, बिकॉज यू हैड अ वेरी क्लियर विजन कि आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो। बट कहते हैं कि जो बिजनेस आप जब करते हैं साथ में, आप किसी न किसी प्रकार से समाज को वापस भी देना चाहते हैं। वो समाज को वापस देना किसी न किसी प्रकार में, आपने चुना रास्ता ब्लड डोनेशन कैंप चलाने का, आपने चुना रास्ता दंतेवाड़ा में जाके आदिवासियों के लिए काम करने का, आपने चुना रास्ता गरीब बेटियों की शादी कराने का, आपने चुने बहुत सारे रास्ते, इसलिए आपको ब्लड मैन भी लोग कहते हैं। तो आप ये अपनी जो समाज को देने की प्रवृत्ति है उसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन आपको सुन रहे हैं आज, जो CSR की बातें करते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं,
ये आपके दिमाग में थॉट कैसा है कि जो आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट लिए हैं अपने हाथ में, इसके बारे में बताएं कि लोग क्यों आपको ब्लड मैन भी कहते हैं। मनोज जिज्ञासी जी, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जहां आपने डिफरेंट डिफरेंट मेरे फील्ड को देखा और उनको रिकॉग्नाइज किया। क्या है कि जब मैं बचपन में था तो हरिद्वार से कावड़ आती हैं, वो कावड़ जो है मेरे होम टाउन से गुजरा करती थी, तो उस टाइम मेरे दिल में कहीं ना कहीं ख्याल आता था कि उनको कहीं ड्रेसिंग करें, कुछ ना कुछ उनके लिए करें। तो मेरी जर्नी तो बचपने से, जहां लोग कंचे खेलते हैं वहां से मेरे बिजनेस में थी। दूसरा मेरा इंटरेस्ट बचपन से ये था कि मैं कहीं ना कहीं मानव सेवा के प्रति समर्पित रहूं बिजनेस के साथ साथ। तो मैंने सबसे पहले जितने कावड़ से होती थी, कावड़ के लोग आते थे, उनको ड्रेसिंग करना शुरू किया। रात रात भर उनके साथ में चलता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, बिजनेस भी बढ़ता गया, मुझे लगा कि बिजनेस से जो रिवेन्यू आता है वो सब लोग अपने लिए जीते हैं, अपने लिए करते हैं, पर क्यों ना हम वो चीज मानवता के प्रति समर्पित करें। और जैसे जैसे एज बढ़ती गई, नाउ आई एम 46, 38 साल की इस जर्नी में मैं धीरे धीरे अपने प्रोफेशन के रिवेन्यू को 100% मानव सेवा में कन्वर्ट करता गया। और मैं लोगों को अब भी एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि मैंने तो 100% सोचा, पर कम से कम हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन से जो भी अर्न करता है उसका कुछ परसेंटाइल मानव सेवा, स्वास्थ्य सेवा व गौ सेवा के लिए लगाए। दूसरा क्वेश्चन था बेसिकली ब्लड डोनेशन। मनोज जी ने एक बहुत अच्छा विषय रखा। बेसिकली मैं जब बहुत छोटा था तो मैं देखा करता था कि जैसे किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल ने 2 यूनिट ब्लड की मांगी तो लोग के जो रिलेटिव्स होते थे वो भी भाग जाते थे। उनको भी लगता था अरे 1 यूनिट ब्लड देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में वो एक बचपने से थी कि मैं ब्लड डोनेशन को इस लेवल पे लेके जाऊंगा कि किसी भी व्यक्ति को सोचना ना पड़े और उसको ब्लड वहीं का वहीं मिल जाए। मैं पिछले 20 साल से ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा हूं। बिल्कुल बनती है इस पे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं पिछले 20 साल से ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा हूं। इस 6 जुलाई को मेरा बर्थडे था। उस दिन मैंने सोचा इस ब्लड डोनेशन कैंप को क्यों ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत को दर्ज कराया जाए। कैन यू इमेजिन, 6 जुलाई 2024 को 42,000 ब्लड डोनर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर थे। ब्रिलियंट। 42,000 ब्लड डोनर कोई ये कि सपना है, मतलब इसको इतना आसानी से नहीं कह सकते हम लोग कि 42,000 लोग। तो जहां 100 यूनिट लेते हैं वहीं एक कैंप हो जाता है। यहां मॉर्निंग में हमने 8 o'clock शुरू किया। कैन यू इमेजिन, 400 लोग लाइन में थे 8 बजे सुबह। और खासकर जब आपको ब्लड देना होता है, लेने के लिए नहीं बुला रहे थे आप। और यहां ब्लड देने की बात थी, लेने की बात नहीं थी। और ये कैंप रात के 12 बजे तक चला। इसमें सब लोगों के लाइव जजेज आते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लाइव जजेज आए, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के, लंदन बुक, वो सब लाइव जजेज आके आपके हर प्रोटोकॉल को छूते हैं। डोनर्स देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि डोनर उस लेवल पे है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो डायबिटीज है या उसको वो बेसिकली उसका हीमोग्लोबिन कम है। इन सब क्राइटेरिया को देखते हुए हमारी कम से कम 200 लोग की डॉक्टर की टीम थी जो सिर्फ ये डिटेक्ट कर रही थी कि पेशेंट को अनकंट्रोल डायबिटीज तो नहीं है, उसकी एज तो कम नहीं है, या उसको कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है। उन सब प्रोटोकॉल को छूते हुए हमने ब्लड कैंप किया। और उस दिन थोड़ा सा गर्मी थी दिल्ली में, तो हमने मर्सिडीज की बसों को कस्टमाइज किया ब्लड डोनर्स के लिए। और एक बस में अराउंड 6 से 7 ब्लड डोनर आ जाते हैं। ऐसी मैंने 50 बसें लगाई। एक दिन में, एक बार में, 1 घंटे में अरेवन 800 से 1000 यूनिट हम लोग ले पा रहे थे। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है कि हमारे देश में एक विडंबना है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट के ब्लड बैंक से वो चाहिए ब्लड। यदि सेंट्रल का है तो सेंट्रल से चाहिए, एमसीडी का है तो एमसीडी से चाहिए। हम लोगों ने, और जो प्राइवेट है वो प्राइवेट से चाहिए। तो हम लोगों ने सब जितनी भी तरीके के ब्लड बैंक्स होते हैं, करीबन 50 ब्लड बैंक्स को एक जगह इकट्ठा किया, जिसमें सेंट्रल से एम्स से थे, यदि मैं बात करूं स्टेट की तो जीटीबी से थे, यदि मैं बात करूं एमसीडी की तो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, एसडीएन हॉस्पिटल उसको बोलते हैं, उसके अलावा और पता नहीं कितने प्राइवेट थे जो प्राइवेट लोगों के लिए होते हैं। और मेरा एक ही विजन हमेशा से रहा कि मैं जहां तक पूरे पैन इंडिया में किसी को ब्लड की जरूरत हो, मैं वहां तक उसे ब्लड दिलवा पाऊं विदाउट एनी ब्लड डोनर एंड विदाउट एनी मनी। और आज मैं करीबन, अभी डेंगू का सीजन चल रहा है, 200 से 300 यूनिट रोज
पैन इंडिया दिलवा पाता हूं उस परम पिता परमेश्वर की वजह से, जिन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी। उसके बाद राष्ट्रपति साहिबा ने मुझे बुलाया और मुझे ब्लड मैन का नाम दिया। बहुत बढ़िया। आई थिंक यहाँ पे जो आप जो काम कर रहे हैं ब्लड देने का कहते हैं वो सबसे पुण्य का काम है। पर अब मैं वापस आपके बिजनेस की तरफ आना चाहूँगा क्योंकि सामाजिक कार्यों में आपका मैसेज देना जरूरी था। मेडिकल क्षेत्र से डॉक्टर समीर भाटी भी बैठे हैं हमारे साथ। ये खुद का भी स्टार इमेजिंग चलाते हैं क्योंकि इसकी मेरी ऑफलाइन में इनसे चर्चा होती है कि बिजनेस में लेके किस तरीके की चैलेंजेस आते हैं। अब आप बिजनेस को लेके क्या एक्सपेंशन मोड में जाना चाह रहे हैं? गोयल मेडिकोज को और आपकी एंटी फार्मा है, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आप। तो आपको एक तो एक्सपेंशन प्लान के बारे में बताएं और क्या चैलेंजेस आपको आता है। अगर गवर्नमेंट से आप बात करना चाहें यहाँ से, आपकी एक आस्क क्या होगी आज जो सरकार आपको देख पा रही है लाइव चैनल के द्वारा? पहले तो मनोज भाई, मैं जो एक्सपेंशन प्लान है, मैं गोयल मेडिकोज को पैन इंडिया लाने वाला हूं विद अ स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन। मैं सबसे जरूरी जो समझता हूं वो ये समझता हूं कि जो भी हम काम करें वो अंडर द रेगुलेटरी करें और गवर्नमेंट के पूरे रूल्स फॉलो करें। तो हम लोगों ने अभी 6-7 ब्रांचेस शुरू की जिसमें हमने नोट डाउन किया क्या क्या टीचिंग प्रॉब्लम हमारे साथ आती हैं और लोगों को क्या प्रॉब्लम आएंगी, हमारे स्टाफ को क्या प्रॉब्लम आती है, और गवर्नमेंट रेगुलेटरी के साथ कोई ऐसी चीज बचती तो नहीं जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते। वो सब हमने एक बहुत अच्छे से उस जर्नी को पूरा किया। अब हम लोग एक्सपेंशन में पूरा ऑल ओवर इंडिया लॉन्च करने जा रहे हैं गोयल मेडिकोज को, क्योंकि सब जगह से नवाजा गया और मेरी कोशिश ये भी है कि हम इंडिया से बाहर भी उसको लेके जाएंगे बहुत जल्दी। दूसरा, चैलेंजेस के नाम पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कहने को आज मैं कितनी बड़ी टर्नओवर अचीव कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स आए। ऐसा नहीं कि हर्डल्स नहीं आए जर्नी में। कहीं गवर्नमेंट की साइड से आते थे, कितने लोग इस तरीके के ऑफिसर्स आते थे कि हमें तो फ्री दवाई दो, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। धीरे धीरे करके चीजें बदलती गई। एक नाम परमपिता परमेश्वर करता गया, सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा और जर्नी आगे बढ़ती रही। आज के समय में जब हमने वो सारे हर्डल्स को पार कर लिया, आप गवर्नमेंट से क्या मांगना चाहेंगे अगर गवर्नमेंट आपको सुन रही है यहाँ पे? मैं गवर्नमेंट से सिर्फ ये मांगना चाहता हूं कि जो भी रेगुलेटरीज हैं उसको 100% इंप्लीमेंट किया जाए। अभी भी हमारे भारत देश में दवाई का एडिक्शन, लोगों को नशा, अक्सर आप लोग रोज सुनते होंगे, कहीं ना कहीं आज भी बहुत बड़े लेवल पर है। उसके लिए हमें अपने डिसिप्लिन को, अपने रेगुलेटरी को और बहुत अच्छा करना होगा, अपने रिकॉर्ड्स को बहुत अच्छा करना होगा, जिससे हम इस एडिक्शन को, क्योंकि एडिक्शन जो ड्रग का एडिक्शन है इससे बड़ा कोई एडिक्शन नहीं, जो किसी को भी यदि किसी भी एज में लग गया वो नहीं छोड़ सकता। तो मैं गवर्नमेंट से हमेशा एक ही डिमांड करता हूं और करता रहूंगा कि एडिक्शन के ऊपर, मॉनिटरिंग के ऊपर, जितनी भी ऐसी ड्रग की चीजें हैं, जो मेडिसिन ऐसी हैं जो हैबिट फॉर्मिंग्स हैं, उनके ऊपर बहुत कंसंट्रेट किया जाए और उनके ऊपर इतनी रेगुलेटरी बनाई जाए कि कोई भी व्यक्ति यदि इस तरीके का गलत काम करता हो, कोई भी फार्मेसिस्ट या कोई भी फार्मेसी मिलती है तो उसे ज्यादा से ज्यादा पनिश किया जाए और उससे वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा लोगों के लिए। कहीं ना कहीं ये लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि यदि हम लोगों ने ऐसा किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो नियम कानून बने उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट साथ में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जाते जाते 2 सवाल है मेरे आपसे, कि आपका जो बिजनेस है फार्मा का और मेडिकल क्षेत्र में, कहा जाता है कि इसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का समन्वय होना बहुत जरूरी है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को आप अपने बिजनेस में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। क्या आप सोच सकते हैं कि एक फार्मेसी में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो लोग सब वेल ड्रेस्ड होते हैं, सब एप्रन के अंदर होते हैं, और सबसे बड़ी जो हमारी एसओपी है, डॉक्टर की लैंग्वेज को समझना किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग सबको जो भी दवाई की जरूरत होती है उस प्रिस्क्रिप्शन को टिक करके देते हैं कि दवाई खाने से पहले खानी है, खाने के बाद खानी है, ये दिन में कितनी बार खानी है, और साथ साथ हम एब्रीवेशन भी देते हैं। यदि बीडी डॉक्टर लिखता है तो बीडी का मतलब क्या है, टीडीएस का मतलब क्या है, ओडी का मतलब क्या है। तो एक तो ये डिफरेंट सी इनोवेशन हमने किया कि हम बेसिकली हर पेशेंट को दवाई समझा के देते हैं कि उसके बिना किसी को दवाई नहीं दी जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, लेकिन यदि पेशेंट को दवाई बिल्कुल डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उसको आराम नहीं आएगा। तो एक तो मेरा सबसे पहले मानना है कि हर पेशेंट को दवाई समझा के दी जानी चाहिए कि उसको प्रिस्क्रिप्शन खोलने की जरूरत ना पड़े, वो लिफाफा खोले और दवाई ले ले।
दूसरा मेरा सबसे बड़ी एसओपी है कि कोई भी मेडिसिन हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। जो मेडिसिन जिसको जिस डॉक्टर ने जिस तरह लिखी है, यदि पैरासीटामोल में डॉक्टर ने डोलो लिखी है तो डोलो मिलेगी, पैसीमोल लिखी है तो पैसीमोल मिलेगी। तो मैं ये मानता हूं कि उससे डॉक्टर की महिमा भी रहती है और हम लोग भी अपने इस टैग के साथ चलते हैं कि नो सब्स्टिट्यूशन, हम लोग कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं। तो मेरा जाते जाते आपसे जो अंतिम सवाल ये है कि जो हमने कोविड का दौर देखा, क्योंकि भारत ही एक देश था हमारा जो प्रिपेयर था और बहुत अच्छे से हमने इसका मिलकर सामना किया, बट उस दौरान जो रेमडेसिविर की जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी उसको लेके लोगों के मन में बहुत सवाल थे, क्योंकि आप इतना बड़ा नेटवर्क चलाते हैं मेडिकल का, स्टोर्स का, आप कितने सारे स्टोर्स पे, आपने उस सिचुएशन को कैसे डील किया उस समय जब ये आपने देखा कोविड का समय? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है श्री मनोज जी का कि उस टाइम रेमडेसिविर की बात हुई, ब्लैक मार्केटिंग की बात हुई। कैन यू इमेजिन कि जब वो पल था, एक तो वो एक ऐसा पल था, एक भयानक पल था जहां पिताजी ने बेटे को नहीं देखा, बेटे ने पिताजी को नहीं देखा और सब लोगों को एक फोबिया हो गया था कि हम किसी को छू नहीं सकते हैं। हम लोग उस टाइम में भी करीबन 100 चेयर्स हमने अपने यहाँ बाहर डाली हुई थी और हर पेशेंट को हम बाहर रखते थे और अंदर हमारा स्टाफ होता था। तो उसके बीच में हम जो 2 गज की दूरी मोदी साहब ने कहा उसे कहीं ना कहीं फॉलो करते थे। रही रेमडेसिविर की बात, तो रेमडेसिविर की बात पे मैं कहना चाहता हूं कि रेमडेसिविर का एक फोबिया बन गया। लोगों को ऐसा लगता था कि रेमडेसिविर से बेसिकली कोविड ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं था, किसी गाइडलाइन में नहीं था। पर कहीं ना कहीं लोगों की डिमांड बढ़ती गई, लोगों के दिमाग में था कि मैं यदि रेमडेसिविर लगवा लूंगा तो मुझे आराम आ जाएगा। तो लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की, मैं कहता हूं कि की, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही और जिन लोगों ने की, कुछ लोगों जिन लोगों ने की उनको दंड मिला, साफ साफ बात यह है। और उसके अलावा रेमडेसिविर, बाद में एक रिपोर्ट आई कि रेमडेसिविर का कोविड में कोई रोल ही नहीं था। तो ये सब लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें फैलाई गई, चीजें हुई। लेकिन मैं अब भी यही कहता हूं कि उस टाइम जिस तरह गवर्नमेंट ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जिस तरह हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, डॉक्टर्स की टीम ने एक्सेप्ट किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और रही ब्लैक मार्केटिंग, तो ब्लैक मार्केटिंग का एक फोबिया ज्यादा रहा, क्योंकि सब लोगों को एक अंदर से लग गया कि जैसे पहले सैनिटाइजर्स आए, सैनिटाइजर ऐसा तो नहीं है कि अभी आए, सैनिटाइजर तो 20 साल से आते हैं, उन्हें लगा कि सैनिटाइजर आ गए तो हमें कोविड नहीं होगा, सब लोग अपनी जेब में रख के चलने लगे, सैनिटाइजर फोर्ट हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। उसी तरह रेमडेसिविर के ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि रेमडेसिविर कोई कोविड की रेमेडी नहीं थी, लेकिन लोगों ने अपने घर में स्टोर करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा ऐसा कि रेमडेसिविर हम घर में रखेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो आराम आ जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने, ये भय था लोगों के दिल में और ये भय ही था, और इसी का सामना जो कोविड का हमने मिलकर किया, हमारे भारत देश ने किया। अब मैं जाते जाते एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो लोग लाइव देख रहे हैं हमें घर पे बैठ के, कि ये जो चेंज मेकर है डॉक्टर बसंत गोयल, मैं इनको गेम चेंजर नहीं, आज चेंज मेकर का नाम देता हूँ, कि जिस तरीके की चेंज लाने की वो कोशिश कर रहे हैं समाज में, अलग अलग सामाजिक कार्यों में जुड़ के, ये हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। मैं जाते जाते चाहूंगा कि आप जरूर इस पर एक ताली जरूर बजाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गोयल। थैंक यू सो मच मनोज जी।